हजारों साल का इतिहास आज के इस समय में कितना एग्जिस्ट करता है? जब तक जीवन रहेगा तब तक ये रहेगा, तब तक ये रहेगा। इन विधाओं को कंट्रोल करने वाली सिर्फ एक मास्टर विधा जो है वो वास्तु। मॉडर्न इंटीरियर ट्रेंड्स और वास्तु का समागम क्या पॉसिबल है? यस यस, क्यों नहीं है। ज्यादा आसान वास्तु दुरुस्त करना कहाँ होता है? छोटे फ्लैट्स में या फिर बड़े फ्लैट्स में? ये वास्तु लिखा गया, ये लिखा राजमहलों के लिए गया था, मंदिरों के लिए लिखा गया था, यज्ञशालाओं के लिए लिखा गया था। कितना घर हमें ले लेना चाहिए जिसे हम संभाल सके? छोटा से छोटा, छोटा से छोटा। आप देखेंगे जिस घर में भी 4 मंजिला 5 मंजिले मकान बना रखे हैं और 2 लोग हैं, 3 लोग हैं और नीचे ही सो रहे हैं, वो अस्त व्यस्त है। किराए पे कौन से मकान नहीं लग पाते? जब आपने फ्लैट लेना है आप टॉप पे लीजिए, जब आपने रहना है आप टॉप पे रहिए। आप टॉप पे रहेंगे तो नीचे वाले आपके गुलाम हो जाएंगे। जिसके घर में सामान बिखरा हुआ है वो ये समझ ले कि कहीं ना कहीं वास्तु दोष है। आपकी रसोई राइट में है तो वहां पे बच्चे रात में पैदा होंगे। आज तक मुझे वो वास्तु कंसल्टेंट बता दीजिए जो बात करता हो लैंड स्ट्रक्चर, इंटरनल सेटिंग और सराउंडिंग्स की। मैंने कहा जिसको बर्बाद करना हो ना उसकी अलमारी साउथ में रखवा दियो। बिना तोड़फोड़ किए छोटे बदलाव के जरिए बड़ी चीजें सही हो सकती? कोई चेंज नहीं, कोई तोड़फोड़ नहीं, कुछ नहीं। मैंने सिर्फ जो ओनर थे वहाँ के, मैंने उनको बोला, मैंने कहा जी आपने यहाँ सोना है। आधुनिक वास्तु का ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसे हम सबको अपनाना चाहिए? कुछ सैकड़ों सालों में, हजारों सालों में हमारा ये अर्थ का जो नॉर्थ पॉइंट है चेंज हो जाए। प्राइवेसी नहीं मिल पाने में भी घर के लोगों की एनर्जीज उस वास्तु पे असर डालती हैं। हम अलग सोने के लिए मना कर रहे हैं, इंटीमेसी के लिए तो नहीं। अभी आपने कहा कि इंटीमेट होने की भी एक खास डायरेक्शन। यस, हम उनको ये समझाते हैं कि जब आपने इंटीमेट होना हो आप अपनी वाइफ के रूम में जाएंगे, वाइफ को अपने रूम में नहीं बुलाएं। घर के दक्षिण दिशा में मेरा मंदिर है और किसी कारण से मैं उसमें बदलाव नहीं कर सकता हूँ। आप बंद कर दो पूजा पाठ, मंदिर बंद कर दो, तस्वीरें कहीं दान कर दो। साउथ में से खतरनाक गेम नहीं हो सकती। आपका धन, मानसिक स्थिति, सारी स्थितियां घर की खराब हो जाएंगी। पश्चिम दिशा में शौचालय और सीढ़ी है। सबसे पहले तो अपनी माँ को वहां से निकालो, लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। हजारों साल पुराना ऐसा विज्ञान जो आज भी आपके जीवन में प्रासंगिक है। ना कोई जादू, ना कोई टोना, ना कोई मंत्र और ना ही किसी तरह का कोई अंधविश्वास। एनर्जीज का खेल है और ये एनर्जी आपके जीवन को और उत्साहित करती है। हर शुक्रवार शाम 6 बजे वास्तु ग्लोबल का ये शानदार पॉडकास्ट आपका स्वागत करता है और बताता है कि जीवन को इस तरीके से आप जी सकते हैं। दिक्कतें हैं तो फिर दिक्कतें दूर होंगी और आपके जीवन की दुविधा, मैं हमेशा कहता हूं, सुविधा में तब्दील हो जाएगी। आप देखना शुरू कर चुके हैं वास्तु ग्लोबल का शानदार पॉडकास्ट। मैं आपके साथ घनश्याम और आपके जीवन की दुविधा को दूर करने का काम करते हैं वास्तु ग्लोबल के फाउंडर और वर्ल्ड फेमस वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर महेश गुप्ता। डॉक्टर महेश, कैसे हैं आप? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। सर, जब मैं बात करता हूँ वास्तु की तो वाकई हजारों साल का इतिहास समझ में आता है और बड़ी गूढ़ बातें हैं जो आप बहुत आसान तरीके से समझाते हैं। लेकिन फिर भी सर, ये हजारों साल का इतिहास आज के इस समय में कितना प्रासंगिक, कितना एग्जिस्ट करता है? देखिए सर, ये जो आर्ट है ना, ये तो आपकी जीवन शैली है। तो जब तक जीवन रहेगा तब तक ये रहेगा। इसमें बदलाव आते रहेंगे, टाइम टू टाइम बदलाव आएंगे, पर ये आज से लाखों साल पहले भी, हजारों साल पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। तो ये तो सर बदलने वाला नहीं है। ये तो क्योंकि हमने जीना है और जब जीना है तो हमें कोई ना कोई विधा अपनानी पड़ेगी। हमें कैसे जीना है हमें डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आप सुखद स्थिति में जीना चाहते हैं तो, और दुखद जीना चाहते हैं तो, और मैं समझता हूँ सब चाहेंगे कि हम सुखद स्थिति में जिएं, और सुखद स्थिति में जीने के लिए तो सर सारे काम करने पड़ेंगे ना आपको। आपको कपड़े भी पहनने पड़ेंगे, ठंड के भी पहनने पड़ेंगे, गर्मी के भी पहनने पड़ेंगे, आपको घर भी बनाना पड़ेगा, आपको कहीं रहने ऐसी जगह सुरक्षित रहें जानवरों से, चोरों से, आपको वो भी विधा अपनानी पड़ेगी। तो जब सारी विधाएं आपने अपनानी हैं तो इन विधाओं को कंट्रोल करने वाली सिर्फ एक मास्टर विधा जो है वो वास्तु। लेकिन सर खूबसूरत तरीके से भी जीना है ना, तो मैं चाहता हूं कि मॉडर्न इंटीरियर ट्रेंड्स
और वास्तु का समागम क्या पॉसिबल है? यस यस, क्यों नहीं है। देखिए, एक खुशी से, एक बड़े लग्जरी से, और आपने लग्जरी भी ले ली, सब कुछ ले लिया, और उसके बाद भी एक दुखद स्थिति आपकी रही, तो ये वो किस काम की जी? किस काम की? किसी काम की नहीं। तो इसलिए वास्तु ही एक ऐसी विधा हमारे पास है जो आपकी सारी चीजों को, आप झोपड़ी में भी रहेंगे सुखद रहेंगे, खुश रहेंगे, खुशहाल रहेंगे, आपके बच्चे खुशहाल रहेंगे, आप महल में भी रहेंगे दुखी रहेंगे। तो ये कैसी विधा है सर? तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वास्तु हमारे जीवन में जब तक जीवन है, जब तक ये संसार है, वास्तु काम करता रहेगा। आज से किया है और करता रहेगा। ज्यादा आसान वास्तु दुरुस्त करना कहाँ होता है, छोटे फ्लैट्स में या फिर बड़े फ्लैट्स में? डिपेंड करता है, छोटे में भी हो सकता है। अगर छोटे में कुछ ऐसी चीजें हैं कि हम उन्हें बदल सकें तो हो सकता है, और बड़े में भी हो सकता है। तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि बड़े में ही हो सकता है, छोटे में। जबकि वास्तु लिखा गया, ये लिखा राजमहलों के लिए गया था, मंदिरों के लिए लिखा गया था, यज्ञशालाओं के लिए लिखा गया। तो शुरू में अगर आप प्राचीन वास्तु पे जाएंगे, वहां पढ़ेंगे अगर आप ग्रंथों को, उनमें यज्ञशालाओं का विवरण है कि आपका एक हवन कुंड यहाँ होना चाहिए, उसका आकार ये होना चाहिए, उसका माप ये होना चाहिए, एक वहां होना चाहिए, एक वहां होना चाहिए। तो ये यहाँ से शुरू हुआ था, और जनसाधारण में तो बहुत लेट आया ये। पहले महलों तक सीमित था, क्योंकि वही करवा सकते थे, वही इतना ध्यान दे सकते थे, उनके पास समय भी होता था, धन भी होता था। तो धीरे धीरे जनमानस के अंदर ये इसका वितरण होने लगा। लेकिन सर, कई कमरों वाले फ्लैट में अब किसी के पास है ही एक कमरा, एक किचन, एक लैट्रिन, एक बाथरूम, वो क्या वास्तु दुरुस्त करेगा सर? और कैसे वो वास्तु दुरुस्त किया जाएगा, क्योंकि एक ही तो कमरा ही है। सर देखिए, एक आदमी को लेटने के लिए कितनी जगह चाहिए? 2 मीटर और 1 मीटर। आप ऐसे मान लीजिए 2 मीटर बाई 1 मीटर। आपके पास एक कमरा है, एक कमरा है आपके पास 10 बाई 10 का, यानी 3 बाई 3 मीटर का। 9 मीटर का कमरा है, तो उस 9 मीटर के कमरे में आप 3-4 लोग आराम से सेटल हो सकते हैं, अपना वास्तु ढंग से बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है सर। जैसा मैं अक्सर बताता आया हूं, जब हम इंटरनल सेटिंग करते हैं तो उसमें एज वाइज लोगों को सोना होता है, तो आप सोइए ना सर। उस 9 मीटर के कमरे में आप 3-4 लोग आराम से सो सकते हैं, सोइए, आपका वास्तु फिट रहेगा। लेकिन सर, उसी एक कमरे में मेरी किचन भी है, वॉशरूम भी है। सर उसी हिसाब से बनेगा ना। हाँ। किचन आपको इतनी बड़ी किचन तो नहीं बनानी कि 10 फीट का, अगर 9 मीटर का कमरा है तो 9 मीटर की किचन बनाओगे, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। आप किचन बनाओगे 1 मीटर की, आधे मीटर की दीवार पे बन जाएगी, एक शेल्फ लगाइए, किचन तैयार हो गई। एक कोने में, एक कोना ही तो आप घेरेंगे ना। आप 1 मीटर का लगा लीजिए, उसमें किचन भी आपकी आ गई, उसमें आपका बाथरूम भी आ गया, उसमें सब कुछ आ गया। 1 स्क्वायर मीटर, उसमें आप तीनों चीजें आपकी एडजस्ट हो गई। बाकी आप सोइए, अपना सामान रखिए, एक साइड पे अलमारी रखिए, एक साइड पे खुद सोना शुरू कर दीजिए। तो कोई ऐसा इश्यू नहीं है सर, आप छोटे छोटे कमरे में अपना अरेंजमेंट कर सकते हैं। दिक्कतें ज्यादा कहाँ आती हैं सर वास्तु को लेके, बड़े फ्लैट्स में, पेंट हाउसेज में, या फिर छोटे फ्लैट्स में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर कि कहीं दिक्कतें स्पेशल कोई कैटेगरी हो वहाँ दिक्कतें आती हैं, वो कहीं भी आ सकती हैं। छोटे 9 स्क्वायर मीटर में भी आ सकती हैं, और 9000 स्क्वायर मीटर में भी आ सकती हैं। सर, बड़ा स्पेस होगा तो ज्यादा वास्तु करना पड़ेगा ना? नहीं सर, घर तो आदमी छोटा ही बनाता है। हाँ, अगर इतना बड़ा घर बना रहा है तो डेफिनेटली, अगर कोई महल बना रहा है, कुछ बना रहा है, तो उसे बड़ा तरीके से चलना पड़ेगा, तभी उसे समझ आएगी। लेकिन सर, आप इतने सारे फ्लैट्स में जाते हैं, रिव्यू करते हैं, क्लाइंट टेस्ट मिलते हैं, एक आदर्श घर लगभग कितना होना चाहिए? हालांकि इंसान अपनी इच्छा के हिसाब से 2 BHK 3 BHK लेता है, लेकिन आपको क्या लगता है कितना घर हमें ले लेना चाहिए जिसे हम संभाल सके? छोटा से छोटा। हाँ, आप मेंटेन कर सकेंगे, आपको नौकरों की कम जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास पीछे से विरासत में बहुत कुछ मिला हुआ है, आप रखिए ना, नौकर चाकर रखिए, बड़ा महल बनाइए, कुछ भी कीजिए। अदरवाइज आप जिसे खुद मेंटेन कर सकें उतना बनाइए। जहां तक नौकर चाकरों वाली बात है, आप लेविश जिंदगी जी सकते हैं, अगर आपके पास सामर्थ्य है तो आप बनाइए। तो घरों में आप जब जाते हैं तो क्या देखते हैं, लोग बेवजह बड़े मकान भी ले लेते हैं? यस, ये सबसे बड़ी समस्या है हमारे साथ। अच्छा। एक आदमी ने 4 मंजिल मकान बना लिया, आदमी 2। तो मुझसे पूछते हैं क्यों बनाया? कि जी बस बना लिया, सोचा था चलो किराए पे दे देंगे, या ऐसे हो जाएगा, या वैसे हो जाएगा। हमने कहा अब? कहते कुछ नहीं, खाली पड़े।
तो कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। ये आपने जो बात कही है ना, ये सर बड़ी पते की बात है कि आदमी को उतने पैर फैलाने चाहिए जितनी उसको जरूरत हो। और यहां आदमी आके फंस जाता है। आप देखेंगे जिस घर में भी 4 मंजिला 5 मंजिले मकान बना रखे हैं और 2 लोग हैं 3 लोग हैं और नीचे ही सो रहे हैं, वो अस्त व्यस्त है सर। क्योंकि इतना बड़ा घर तो उनके ऊपर हावी हो जाएगा। सही बात है। उसके रख रखाव, साजो सामान, ये सब चीजें उसके ऊपर हावी हो जाएंगी और वो तकलीफ में आ जाएंगे। तो इसलिए कभी भी जो घर बनाना है वो इतना बड़ा घर ना बनाए। बड़ा घर बना के, एक जो आपने बताया कि लोग सोचते हैं हमसे किराए पे लगा देंगे। हाँ। सर किराए पे कौन से मकान नहीं लग पाते? किराए पे वो मकान नहीं लग पाते जिसके अंदर आप ग्राउंड फ्लोर पे रहते हो और ऊपर खाली पड़े हैं। आप टॉप फ्लोर पे जाइए ना, अच्छा, वहां रहिए, नीचे के सारे फ्लोर आपके चढ़ जाएंगे। ऐसा क्यों सर? ऐसा सर ये नियम है एक प्रकृति का। मैंने आपको कई बार कहा है, जब आपने फ्लैट लेना है आप टॉप का लीजिए, जब आपने रहना है आप टॉप पे रहिए। आप टॉप पे रहेंगे तो नीचे वाले आपके गुलाम हो जाएंगे। जब आप टॉप पे रहेंगे, पर आपकी एज होनी चाहिए। नीचे वाले गुलाम, अगर नीचे आपके बड़े को बिठा दिया और ऊपर खुद चले गए जी, गुलाम हो जाएंगे, गुलाम नहीं होंगे। आपके साथ कुछ भी मिसहैप्स हो सकते हैं। अगर आपकी उम्र है, बड़ी उम्र के हैं, 50 से ऊपर है, आप टॉप पे रहिए और नीचे के सारे फ्लोर आपके अपने आप चढ़ेंगे, अपने आप उतरेंगे, अपने आप चढ़ेंगे, अपने आप उतरेंगे। आपको कहने वाली दिक्कत नहीं। सर ये इंडिपेंडेंट हाउस में तो हो सकता है, लेकिन सर कोई 32 माले की बिल्डिंग में रहता है और 32 पे अगर वो घर ले ले टॉप पे, आपकी कहने के आपने किराए की बात की थी। हाँ, मैंने उसका आंसर किया है। मैं अभी 32 मंजिल वाली पे नहीं पहुंचा। नहीं सर, वहां पे अगर ऐसा हो, वहां भी आप टॉप पे रहने की बात करते, तो कैसे वो 31 फ्लैट्स को देख लेगा कि मुझसे कोई छोटा रहता है, नहीं रहता है? नहीं देखना, वो टॉप पे रहे ना, होता रहे। नीचे अगर उससे बड़ा रहता है, उसके अपने रिलेशन में कोई नहीं है, उसके फादर नहीं है, तो अगर वो टॉप पे रह रहा है, नीचे कोई बड़ा रहता रहे ना। ओके। नहीं बोलता ना बोले, मेरा क्या जा रहा है। आपके रिश्ते में ना हो। यस, आपके रिलेशन में ना हो, अदरवाइज तो कोई ऐसा इशू नहीं। कहां तक हम इस चीज को फॉलो करेंगे ना, नहीं कर सकते। आपने 32 फ्लोर बोला, 32 फ्लोर, एक फ्लोर पे मान लीजिए 4 फ्लैट हैं, जरा काउंट कीजिए, इतने फ्लैट को कौन देखेगा सर? मुश्किल काम है। लेकिन सर छोटे घरों में हमने देखा है कि चीजें बहुत जल्दी फैली हो जाती है, फैल जाती हैं। लेकिन आप कहते हैं कि चीजें फैली ना हो, व्यवस्थित हो, क्लटर ना हो, डीक्लटर करते रहे आप समय में। ये डीक्लटर करना हर घर के कॉन्सेप्ट में या हर घर के वास्तु के लिए उतना ही जरूरी है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो? मैं सर एक बात कहता हूं, आपने एक घर बनाया, अगर आपने वास्तु के हिसाब से घर बना लिया, सुधारेंगे आप, आपकी सारी चीजें अपने आप सुनियोजित हो जाएंगी। और अगर आपके वास्तु के हिसाब से घर नहीं है, आप में ताकत ही नहीं है सब चीजों को संभाल लें, सुधार दें, सब बिखरे मिलेंगे आप। और जिसके घर में सामान बिखरा हुआ है, वो ये समझ ले कि कहीं ना कहीं वास्तु दोष है। अच्छा, आपने चीजों को नहीं संभालना, आपने वास्तु को संभालना है। आप वास्तु ठीक कर लीजिए ना, चीजें तो अपने आप समझ जाएंगी। नॉर्थ में आप डाल दीजिए सामान, भीड़ लगा दीजिए, फेंक दीजिए, ढेर लगा दीजिए, करेंगे आप इमीडिएटली कुछ दिन बाद आप देखेंगे सारी चीजें सेटल हो गई। साउथ में रख दीजिए, आप जिंदगी भर लगे रहिए, उनको ठीक नहीं कर सकते। कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, आप बुलाएंगे 4 आदमियों को, कहे मैं बुलाता हूँ वो ठीक करेंगे, आएंगे ही नहीं। आएंगे तो तोड़फोड़ ज्यादा हो जाएगी। मतलब साउथ में सामान परेशानियों का घर, नॉर्थ में सामान विजेता बनाता है। आप सारा सामान नॉर्थ में रख दीजिए, आपकी हर फील्ड में जीत होगी, हर फील्ड। जी ठीक है। लेकिन सर क्या घर में एक ही दिशा में खिड़कियां दरवाजे हो तो ज्यादा बढ़िया होता है, या हर दिशा में हम खिड़की दरवाजे बना लें जिससे स्कोप बना रहे? देखिए, वैसे तो साउथ में मना किया गया है। अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं तो साउथ में मना किया गया है डोर विंडो के लिए। अदरवाइज कुछ स्पेशल केस ऐसे होते हैं कि हम साउथ में उनसे विंडो या डोर निकलवाते हैं। अच्छा, हाँ, साउथ में निकलवाते भी हैं? निकलवाते हैं। कुछ ऐसे चीजें होती हैं जहां पे आदमी सेटल नहीं हो पा रहा,
तो हम उनकी एनर्जी को डाउन करते हैं, और डाउन करने के लिए हमें क्या करना होता है कि साउथ में डोर या हम साउथ में विंडो बनवाते हैं। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि जी इस दिशा में विंडो होनी चाहिए और इस दिशा में नहीं होनी चाहिए। वो कहीं भी हो सकती है, डिपेंड करता है आपके वास्तु पे। मतलब कोई सार्वभौमिक नियम नहीं है, नहीं। वो व्यक्ति विशेष पे हाँ। डिपेंड करता है। अगर आप आर्किटेक्चर करते हैं उसमें वास्तु यूज नहीं करते, तो आर्किटेक्ट भी जो है उसको सिखाया जाता है आर्किटेक्ट को कि साउथ में तुमने विंडो कम से कम देनी है। ओके। तो एक ये नियम शुरू से चला आ रहा है कि साउथ में विंडो कम देनी है, पर हमने कई जगह हमें खुलवानी पड़ी और वहां उन्हें रिलीफ मिला। लेकिन सर, ये जो आर्किटेक्चर की आप बात करते हैं, क्या इसमें वास्तु का पाठ्यक्रम सम्मिलित नहीं होता, या ये जो अभी चाहते तक हैं नहीं वैसे होता बनाते था। हैं? अभी एक दो इंस्टीट्यूट हैं जिन्होंने स्टार्ट किया है, हाँ। तो हम भी गए थे वहाँ लेक्चर देने के लिए। ओके। तो उन्होंने स्टार्ट किया है, हम्म तो अभी तक नहीं होता था, हम्म पर अब कह दिया। और मैं अपील करूंगा सबसे कि इसको जरूर ऐड करना चाहिए। इसके बिना सब बेकार है। हम एग्जीबिशन लगाते हैं, वहाँ बड़े बड़े आर्किटेक्ट आते हैं, तो शायद आपने कुछ रील देखी होंगी मेरी पड़ी हुई, तो वो परेशान हो जाते हैं, कहते हैं जी आर्किटेक्चर नहीं है। हम उनसे नक्शा बनवाते हैं उनके घर का, उनके घर के बारे में बताते हैं, उनकी लाइफ के बारे में बताते हैं, कहते हैं जी नहीं ये आर्किटेक्चर नहीं है, कुछ और है। तो हमें तो समझ नहीं आता कुछ और क्या, भैया हमने नक्शा ही तो देखा है तो आपका। तो वहाँ उन्होंने बड़े ज़बरदस्त कमेंट दिए हैं। कहते हैं हमने ऐसा आर्किटेक्चर ना देखा ना सुना, और बड़े बुजुर्ग लोग। तो इसलिए सर ये तो कंपलसरी होना चाहिए। और मैं समझता हूँ ये तो शुरू से ना, जब बच्चा पैदा होता है फर्स्ट में सेकंड में, तब से स्टार्ट हो जाना चाहिए कि वास्तु कुछ होता है। बच्चों को यही नहीं पता वास्तु क्या होता है, और आज की जनरेशन को तो बिल्कुल नहीं, उनको नहीं मालूम वास्तु क्या होता है। उनको फेंग शुई पता है, फेंग शुई पता है या उनको एस्ट्रोलॉजी पता है। हाँ। तो हम तो बड़े अजीब अजीब से शब्द आज हमें देखने सुनने को मिलते हैं। हमारा एक्स क्या क्या होगा जी, हमारा एक्स, ये एक्स क्या हो गया, कहाँ से आ गया शब्द ये। तो हमारे लिए तो बड़ी अजीब सी बातें हैं, ये एक्स क्या होता है। लेकिन सर, जब आप लेक्चर देने जाते हैं और नई जनरेशन से मिलते हैं, तो क्या वो रुचि, वो इंटरेस्ट वास्तु में उनके अंदर आप देख पाते हैं? देखिए सर, मैं एक जनरल सा क्वेश्चन पूछता हूँ कि यहाँ जिन जिन लोगों के यहाँ ऐसा है वो हाथ उठाए। वो सब हाथ उठाते हैं। मैं उनको कहता हूँ तुम सबके यहाँ ऐसा चल रहा है, तो सर उनका दिमाग खराब हो जाता है, ये क्या है। और वो आप बात कर रहे हैं इंटरेस्ट की, वो पागल हो जाते हैं, हमसे नंबर लेंगे, हमसे कहेंगे जी हमने क्लास ज्वाइन करनी है, हमने कैसे करना है, ये करना। आपको मैं एक छोटा सा थंब रूल बताता हूँ, आप भूल जाइए डायरेक्शन वायरेक्शन सब भूल जाइए जी। मैं अक्सर बात करता हूँ कि हमारी 3 चीजें होती हैं, ऑब्जेक्ट, डायरेक्शन और टाइम। हम डायरेक्शन को निकाल देते हैं बिल्कुल। एक घर है, जब आप घर में से गेट में से घुस रहे हैं, तो आपने सिर्फ इतना देखना है कि आपकी रसोई वो राइट में है या लेफ्ट में है। अगर वो राइट में है तो वहां पे बच्चे रात में पैदा होंगे, 99% बच्चे रात में पैदा होंगे। अच्छा। और अगर वो लेफ्ट पे है तो वहां बच्चे दिन में पैदा होंगे। और आप अक्सर ये देखोगे, अभी हम दिन और रात की बात नहीं कर रहे, अक्सर ये देखोगे कि सारे बच्चे, अगर 4 बच्चे पैदा हुए एक घर में, तो चारों एक ही प्रहर में हुए हैं, 4 घंटे के पीरियड में हुए हैं। ये वास्तु है। आप कर लीजिए ना जो मर्जी। अगर औरत 9 महीने उस घर में रही है तो बच्चा उसी टाइम पैदा होगा जैसा आपका मेन डोर होगा। तो आप, इसलिए हम डायरेक्शन इसमें कहीं काउंट नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये काउंट कर रहे हैं कि आप घुसे गेट से, राइट पे आपकी रसोई है तो रात में पैदा होंगे, दिन में लेफ्ट पे रसोई है तो दिन में पैदा होंगे। कितनी सिंपल सी थ्योरी है। और हम इस पे भी काम करते हैं। कई बार हम डायरेक्शन को यूज ही नहीं करते, हम इसी थ्योरी पे काम करते हैं और सक्सेस होते हैं, रिजल्ट आते हैं हमारे पास। तो इसलिए मेरा जो अनुभव रहा है ना, बड़ा अजीब सा अनुभव रहा है। मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। मैंने कई बार बोला आपको, मुझे कंपास की ज़रूरत नहीं, मेरे घर में आंखों पे पट्टी बांधिए, घर में घुसा दीजिए, डायरेक्शन बता दूंगा। तो इसलिए जो हमारे पास ये सिस्टम है ना, आज तक मुझे वो शख्स बता दीजिए, वो वास्तु कंसल्टेंट बता दीजिए जो बात करता हो लैंड स्ट्रक्चर, इंटरनल सेटिंग और सराउंडिंग्स की, वो मुझे बता दीजिए। किसी की किताब में किसी ने लिख दिया हो, कहीं भी लिख दिया हो। ये मेरा अनुभव है सर, ये मैंने इजाद किया है कि 4 चीजें कैसे हमारे ऊपर असर डालती हैं।
सर कंपास की आपने बात की, हालांकि मुझे तो आइडिया नहीं है। मैंने कई वास्तु एक्सपर्ट्स को एक यंत्र लेके, जो ऐसे स्टिक सी होती है, उसको लेके भी घूमते हुए दिखा है। वो कहते हैं यहाँ से एनर्जीज भारी है। वो यंत्र कौन सा होता है सर, क्या कहते हैं उसको? ऑरा स्कैनर बोलते हैं। अच्छा, ऑरा स्कैनर। ओके, उससे क्या पता चलता है सर? मैंने भी उसकी कई वर्कशॉप मैंने लेकर एंटीना और ऑरा स्कैनर अच्छा, बोलते हैं उसे। हाँ तो सर मुझे तो मैंने उसकी कई वर्कशॉप अटेंड की हैं, जी, क्योंकि कोई भी नई चीज़ आती है तो हमें हाँ मालूम तो होना हाँ। चाहिए ना, उस पर हमें स्टडी करनी चाहिए। हम्म पर मुझे कोई खास रिजल्ट मिले नहीं। हम्म एक जगह हम गए, हमने वर्कशॉप ज्वाइन की, हम्म तो अब वो क्या हुआ, वो कहता जी देखो ये बताएगा कि आपने अलमारी कहाँ रखनी है। मैं जाके उस जगह पे खड़ा हो गया। अच्छा, वो घूमता 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 मेरे पास आ गया। तो मैंने कहा भाई ये तो गलत बता रहा है। मुझे मालूम था कि ये साउथ में लेके जाएगा। मैं साउथ में जाके खड़ा हो गया। कहता जी क्यों? मैंने कहा जिसको बर्बाद करना हो ना, उसकी अलमारी साउथ में रखवा दियो। मैंने कहा तेरा सिखाया हुआ है, तेरे हाथों में कलाकारी है, जो इसको बैंड कर रही है, इधर उधर जा रहा है, ये तेरे हाथों में कलाकारी है। और भी मैं कई जगह गया जी, उन्होंने मेरी ऑरा चेक करने के लिए बड़े प्रयास किए, पर कुछ हुआ नहीं। तो इसलिए मैं उस साइड नहीं जाना चाहता। मैंने काफ़ी टाइम खराब कर लिया, तो मैं उस साइड नहीं जाना चाहता। अगर किसी को होता होगा तो होता होगा। बाकी मेरा जो अनुभव रहा, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, वो जीरो रहा इस मामले में। नहीं सर, उनके पास तो यंत्र है, आपके पास क्या एनर्जी आप समझ लेते हैं और बैलेंस कर देते हैं? आंखों पे पट्टी बांध के कोई कैसे समझ सकता है? सर मैं समझ जाता हूँ ना। मैं ये नहीं कह रहा आंखों में पट्टी बांध के डायरेक्शन बताऊंगा। मैं क्या करूंगा, मैं आपके घर में आऊंगा, मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे बाहर से आप आंखों की पट्टी बांध के लाएंगे, जिससे मैं सूर्य की रोशनी ना देख सकूं। अच्छा, उससे हम डायरेक्शन पता लगा लेते हैं कि सूर्य इस टाइम कहाँ है। मैं आपके घर में आऊंगा, आपका सामान देख के मैं आपकी डायरेक्शन निकाल दूंगा। तो वो अनुभव हो गया। अब इतना घिस चुके हैं तो हमें पता लग जाता है कि ये चीज़ अगर यहाँ पड़ी है और इस तरीके से पड़ी है तो ये है। तो इसलिए ये ऐसा होता है। सर जिनके अपने मकान है वो तो आपको वास्तु के लिए कहते ही होंगे, बुलाते ही होंगे, लेकिन जो रेंट पे लोग रहते हैं वो बुलाते हैं आपको? अरे सर बहुत, हम खुद हैरान रह जाते हैं बहुत, कि रेंट पे एक शख्स रह रहा है और वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं, बुलाते। और मजे की बात बताऊं, मैं उन्हें बोलता हूँ जी आपका हाउस ठीक नहीं है, छोड़ दो। कहता जी बस इतना ही सुनना था आपसे कि आप ये बात बोल दें तो हम छोड़ देंगे, क्योंकि हमें पता है हम क्या तकलीफ भोग रहे हैं। पर हमें ये कंफर्म करना था कि यस ये घर में ही कमी है या कहीं और कुछ है। तो ऐसा बोलते हैं लोग। लेकिन सर रेंट पे रह रहे लोग क्या इंटरनल सेटिंग से चीजें दुरुस्त कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, वो सबके लिए सर। हमारी जो एनर्जी है वो ये नहीं देखती आप रेंट पे रह रहे हैं या आपका ओन हाउस है, उसको कोई लेना देना नहीं है। हवा को क्या मतलब आपसे जी, आप रेंट पे रह रहे हैं या आपका ओन हाउस है, हवा ने तो आने ही आना है, धूप ने आना है। तो ये सब चीज़ इनको थोड़ी पता है रेंट और ओन हाउस क्या होता है। ये तो हमें आपको पता है कि यहाँ रेंटेड है या ओन है। तो इसलिए इनको कुछ नहीं पता। और वही सिस्टम जो आपका ओन हाउस में है वही रेंटेड हाउस में। लेकिन सर किसी के पास अगर दो मकान हो, एक वास्तु सम्मत है और एक वास्तु सम्मत नहीं है, जो वास्तु सम्मत नहीं है वो दिन भर वहां रहे और सोने के लिए वहां चले जाए जो वास्तु सम्मत है, तो उसका ठीक रहेगा सर, या उसका असर पड़ेगा जो खराब वाला है? नहीं, इतना नहीं पड़ेगा। 1%, 2%, 5%, इतना नहीं पड़ेगा। हम बोलते हैं लोगों को, वो कहते हैं जी हम कैसे इतना बड़ा मकान छोड़ के जा सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं, ये तो बड़ी भयंकर बात हो गई। तो हम उन्हें बोलते हैं कि एक कमरा लो, रात में जाके सोना है, सुबह उठ के अपने घर में आके अपने दिनचर्या कि लोगों को पता ही नहीं चलेगा आप रात में कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो ऐसा बोलते हैं और लोग करते हैं। तो सर असर तभी ज्यादा डालता है जहां आप सोते हैं? यस, मैंने बताया ना हमारे एटम चेंज होते हैं जब हम सोते हैं, हम रिचार्ज होते हैं, हमारे एटम्स चेंज होते हैं। अब वो चेंज जिस जगह पे हम सो रहे हैं उस जगह की जो एनर्जी है वो एनर्जी हमारी बॉडी में हमारे एटम्स को रिफ्लेक्ट करेगी और हम वैसे ही एक्ट करने लगेंगे। तो हम जहाँ सोते हैं हम वहाँ से रिचार्ज होते हैं, जैसी चार्जिंग होगी वैसे ही हम रिएक्ट करेंगे। और चाहे दिन में सोएं चाहे रात में सोएं? हाँ, यस यस। अगर दिन में भी सो रहे हैं तो असर पड़ेगा? यस, बिल्कुल पड़ेगा। रात और दिन से मतलब नहीं है। नहीं। लेकिन सर बिना तोड़फोड़ किए छोटे बदलाव के जरिए बड़ी चीजें सही हो सकती हैं? देखिए हम क्या करते हैं,
घर का स्ट्रक्चर, ये प्रॉब्लम तोड़फोड़ की जो होती है ना, स्ट्रक्चर में होती है। हाँ, वही घबराता है आदमी। और जब स्ट्रक्चर के अंदर प्रॉब्लम है तो सर्जरी मैटर करती है। आपकी हड्डियों में मान लो कहीं प्रॉब्लम आ गई, डॉक्टर क्या कहेगा? ऑपरेशन करना पड़ेगा जी। सेम ऐसे अगर आपके घर के स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है तो वहां भी हमें सर्जरी करनी पड़ती है। अब हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि जी आप 1 महीने के लिए आप ऐसे सोइए, सिर्फ इंटरनल सेटिंग चेंज कीजिए, आप ऐसे सोइए, उसके बाद आप में इतनी ताकत आ जाएगी कि आप ये सर्जरी कर सकें। या तो मकान चेंज कर लेंगे या उसकी तोड़फोड़ करके सर्जरी कर लेंगे। तो फिर हम इस पॉलिसी को अपनाते हैं और ऐसे काम करते हैं। ठीक है। लेकिन सर, आपने इतने सारे उपाय आज तक किए हैं, कोई ऐसा अनुभव या कोई ऐसी केस स्टडी जब आपने छोटा सा उपाय किया और बड़ा बदलाव हो गया? होता है सर, ये तो रोज होता है। अभी मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई थी कि हम एक जगह गए और हमने कुछ नहीं किया, कोई चेंज नहीं, कोई तोड़फोड़ नहीं, कुछ नहीं। अच्छा। मैंने सिर्फ जो ओनर थे वहाँ के, मैंने उनको बोला, मैंने कहा जी आपने यहाँ सोना है। वो वहाँ सो गए। तो मैंने उनको बोला था, मैंने कहा 4-5 दिन के अंदर आपके बॉडी में चेंजेस आएंगे और ऐसे ऐसे चेंजेस आएंगे, नेगेटिव होगा, आप घबराना मत, आप मुझे फ़ोन करना। तो उनका फ़ोन आ गया कि जी मेरी तो हालत ख़राब हो गई। मैं कोई बात नहीं, एक दिन वहाँ सो जाओ जहाँ पुराना सोते थे आप। खैर वो गए नहीं और उनका फिर फ़ोन आया कि जी मैं अब बेटर हो गया हूँ, ठीक हो गया, सब चीज़ें ठीक होने लग गई हैं, मुझ में जो कॉन्फिडेंस नहीं था वो भी आ गया। तो सर चेंज आता है। लेकिन सर, अक्सर कई बार हम कई लोगों को आजमाने के बाद सही वैद्य तक पहुंचते हैं, तो पिछले जो उपाय बताए थे वो तो बहुत क्लिष्ट थे, बहुत टफ थे। अब अरे कोई सिर्फ सर, सोने भर के लिए कह रहा है, यकीन कर लेते लोग फिर इस बात पे? मैं आपको क्या बताऊं, लोग मतलब मेरे को आप समझ लीजिए कि 90% लोग ऐसे ही मिलते हैं जो लोगों से त्रस्त हुए होते हैं। अभी कल की बात है, कमेंट अगर इसमें पढ़ो कि जी हमें तो लोगों ने बर्बाद कर दिया, ये तो आप थे, आपने हमारी बाजू पकड़ ली, जो आज हम थोड़ा सा दुरुस्त हो गए हैं, नहीं तो हमने अपना सब कुछ खो चुके हैं। लोगों ने 1-1 करोड़ रुपया इनको पे किया है, जी 1-1 करोड़ रुपया, और तब भी हालत खराब उनके। इतने मिल जाते हैं सर पैसे? लेने वाले लेते हैं, देने वाले देते हैं जी। तो वो जैसा होता है होता है। लेकिन सर, किसी का बेडरूम है और बेडरूम में अगर कोई वास्तु दोष है, बेड की पोजीशन वगैरह जो भी खराब है, क्या उसे बिना वहां से हटाए हम उस वास्तु दोष को दुरुस्त कर सकते हैं? हाँ, कर भी सकते हैं, कर भी सकते हैं। अगर वहाँ कुछ ऐसी पोजीशन हमें मिल जाती है, हम करते हैं। अभी हम एक जगह गए थे अहमदाबाद, तो वहाँ हम गए, वहाँ हमने देखा, अब पोजीशन ऐसी थी, वो बिल्कुल बेड उनका चेंज नहीं हो सकता था, रूम उनका चेंज नहीं हो सकता था। अल्टीमेटली हमने उनको सजेस्ट किया कि आप रात को अपने बेड पे ना सो के यहाँ सामने नीचे अपना गद्दा चादर जो भी बिछाएं उस पर सो जाए। तो वही बात हुई, उनके 1 हफ्ते में उनका भी फ़ोन आ गया हमारे कि जी मेरे साथ ऐसे ऐसे होने लग गया। तो हमने उन्हें बोला, हमने कहा जब भी आपके पास कभी ऐसी पोजीशन हो जाए, या तो घर चेंज करें या रूम का इंटीरियर चेंज करें, तो आप कर लीजिए। अब हमारे पास हल यही है, आपने यही सोना है। तो ऐसा होता है। सर, पॉडकास्ट की शुरुआत में हमने आधुनिक वास्तु की बात भी करी। सर, आधुनिक वास्तु का ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसे हम सबको अपनाना चाहिए? हालांकि नॉर्थ की बात आप बार बार कहते हैं। मेन तो यही है सर, ये आधुनिक हो या परंपरागत हो, कुछ भी हो, इसमें हमें इसको फॉलो तो जरूर करना पड़ेगा जब तक हम ये अर्थ का नॉर्थ पॉइंट नहीं बदलता। हो सकता है कुछ सैकड़ों सालों में, हजारों सालों में हमारा ये अर्थ का जो नॉर्थ पॉइंट है चेंज हो जाए। जब तक ये नहीं होता तो हमें अभी तो इसको ही फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन सर, अगर घर बहुत छोटा है और वहाँ प्राइवेसी जैसी दिक्कत है, प्राइवेसी नहीं मिल पाती है, तो प्राइवेसी नहीं मिल पाने में भी घर के लोगों की एनर्जीज उस वास्तु पे असर डालती हैं? हाँ, अपसेट तो रहते ही हैं सर। हमारे ना, देखिए हमारे शरीर की ना क्रियाएं होती हैं, अगर वो ना हमारी फुलफिल नहीं होती ना जी, तो दिक्कत तो होती है ना। अभी हम जैसे कुछ लोगों को बोलते हैं, अब एक ही रूम है, हम कहते हैं हस्बैंड वाइफ को अलग अलग सोना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करते हैं चाहिए, तो लेडीज अक्सर रो पड़ती हैं या कुछ करती हैं। हम अलग सोने के लिए मना कर रहे हैं, इंटीमेसी के लिए तो नहीं। आपने इंटीमेट होना है, आपने साथ उठना बैठना, आप करिए ना। हमारे वास्तुशास्त्र में अगर हम देखें तो वहाँ पे इंटीमेट होने की एक स्पेशल जगह बताई गई है नॉर्थ साइड में, तो आप करिए ना।
हम सोने, जब आप सो रहे हैं तब तो अलग सो सकते हैं। आप इतना कर सकते हैं कि आप अपने बेड के बीच में 2-3-4 फीट का फर्क डाल लीजिए ना, एक इधर सो जाइए, एक इधर सो जाइए। जो लोअर साइड होती है, लोअर साइड कौन सी साइड होती है? नॉर्थ से लेके, मतलब 0 से लेके 180 डिग्री तक आपकी लोअर साइड, और अपर साइड कौन सी होती है? 180 डिग्री से लेके वापस 360 तक। तो आप लोअर साइड पे लेडीज को रहना चाहिए, अपर साइड पे जेंट्स को रहना चाहिए। तो अगर आप ये विधा भी अपना लेते हैं, ये तरीका भी अपना लेते हैं, तो यस, डेफिनेटली आपको लाभ मिलेगा। सर अभी आपने कहा कि इंटीमेट होने की भी एक खास डायरेक्शन, यस यस, क्या सर? वो नॉर्थ में होती है ना जी। वो नॉर्थ के अंदर एक रूम की जगह बताई गई है, एक पद बताया गया है जहाँ पे ये जगह होती है, तो वहाँ पे लोग बनाते हैं। तो गलत डायरेक्शन में इंटीमेशन के नुकसान भी है? यस, जैसे सर? हम जब रूम सेट करते हैं ना जी, तो हम उनको ये समझाते हैं कि जब आपने इंटीमेट होना हो, आप अपनी वाइफ के रूम में जाएंगे, वाइफ को अपने रूम में नहीं बुलाएंगे। अच्छा। आप कभी भी, अगर आप साउथ में सो रहे हैं, आप देखिए वहां आप ढंग से इंटीमेट नहीं हो पाएंगे, आप सहजता आप में नहीं रहेगी, आपके दिमाग में कोई बात आ जाएगी, झगड़ा हो जाएगा, कुछ आ जाएगा, आपका दिमाग कहीं होगा, आपका शरीर वहां होगा। ये साउथ करवाता है, तो उससे हमें बचना चाहिए। हमें जब भी कभी ऐसा मन करे, एक रूम अपना नॉर्थ में बनाना चाहिए, आप हम वहाँ जाएं, आप एंजॉय करें ना लाइफ को। और जब आप नॉर्थ में ये क्रियाएं कर रहे होंगे, तो आपके कंसीव होने के चांसेस बन जाते हैं, बहुत बढ़ जाते हैं। अच्छा। जबकि साउथ में ऐसी कमी रह जाती है। अगर आपका बेडरूम साउथ में है, तो हो सकता है आप कंसीव भी लेट हो रहे हो या ना हो रहे हो। आप नॉर्थ यूज करें ना, मेरे पास तो बहुत केस ऐसे आए, बहुत। जब उनको मैंने ये सब सलाहें दी, तो डेफिनेटली उनको लाभ हुआ, और आज वो बहुत फिट है। ठीक है। और आप ही की सलाह लेने के लिए लोग कमेंट में अपनी समस्याएं बताते हैं सर, जी। उनके सवालों को शामिल करते हैं। मेरे पास सर सवाल है, जसगीर सिंह है, कह रहे हैं कि सर मैं जगसीर सिंह राजस्थान से हूं, मेरा जो घर है वो नॉर्थ मुखी है, नॉर्थ डायरेक्शन का है, उसके साउथ वेस्ट में वाटर डैम और बोरवेल है। सर मैं नॉर्थ साइड में हूं, वाटर डैम और बोरवेल क्या वहां करवा लूं या कुछ और उपाय हो सकता है? नॉर्थ वेस्ट में जी, इन्होंने बोला है कि मैं जो हूँ, फिर से बता देता हूँ, इन्होंने बोला है कि मैं नॉर्थ साइड में हूँ, वाटर डैम और बोरवेल क्या मैं करवा लूं या किस डायरेक्शन में करवा लूं? नॉर्थ में कराएं आप, नॉर्थ में कराएं, बोरवेल भी लगाएं, और जो भी आपने पिट वगैरह बनानी नॉर्थ में बनाएं। वहां कोई दिक्कत नहीं है इसकी? हाँ, वहाँ कोई दिक्कत। ठीक है सर। मैं शिव कुमार हूँ और मेरा जो घर है, घर की सीढ़ियां जो है वो दक्षिण पूर्व में है, उसके नीचे 2 टॉयलेट हैं, सीढ़ियों के नीचे सेप्टिक टैंक है, एक टॉयलेट का गेट साउथ में है और एक टॉयलेट का जो मुंह है वो पश्चिम में है। उत्तर और पूर्व और दक्षिण में सरकारी रोड है, ईस्ट वेस्ट में सीढ़ियों के नीचे 4 फीट का गेट है। क्या मेरी मदद आप कर पाएंगे? वेस्ट साउथ में 8x9 का एक बड़ा गेट भी है। सर इतने सारे रोग इन्होंने बता दिए, तो इनको तो सर वो घर ही छोड़ देना चाहिए। अच्छा। हाँ, हम यही मदद कर पाएंगे कि इनको इतना बता दें कि वो या तो हाउस छोड़ दें या थोड़े दिन छत पे जाके सोना शुरू कर दें। अच्छा। तो इनको थोड़ी सी पॉजिटिविटी आएगी। हाँ। उसके बाद ये उस हाउस को छोड़ें। यह हाउस रहने लायक नहीं है, दुरुस्त नहीं हो सकता। नहीं। ठीक है सर। दार्जिलिंग से एक मैसेज हमारे पास आया है और इनका नाम है बिकल पेरे गुरुंग, अगर मैं सही उच्चारण इसका कर पाया तो ये इनका नाम है। ये कह रहे हैं कि सर मैं नौकरी करता हूँ और जो भी पैसा कमाता हूँ आज आया तो कल किसी ना किसी वजह से खत्म हो जाता है। और इन्होंने अपनी जन्म तिथि बताई सर 25/11/2000। मेरे बारे में कुछ बता दीजिए सर, क्या करना चाहिए? हालांकि वास्तु को लेकर उन्होंने नहीं कुछ वो दिए हैं यहाँ पे डायरेक्शंस, लेकिन पूछना चाहे कि जो कमाता हूँ वो सब खत्म हो जाता है। देखिए, इसके 2 ही कारण हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि आप नॉर्थ में या नॉर्थ वेस्ट में सो रहे हैं, और दूसरा आपका जो पैसे रखने की जगह है वो आपसे साउथ में या साउथ वेस्ट में है। तो आप दोनों चीज़ों को वाइस वर्सा कर दीजिए, चेंज कर दीजिए, आप उधर चले जाइए और उसको उधर कर दीजिए, आपको जरूर फर्क मिलेगा। ठीक है सर। कृष्ण मोहन है, हालांकि अभी आप थोड़ी देर पहले एक्स की बात कर रहे थे, ये भी कुछ ऐसा ही कह रहे हैं। कृष्ण मोहन कह रहे हैं कि सर मेरे पुराने प्यार को मैं वापस पाना चाहता हूँ, क्या कर लूँ? ये गाने सुनते हैं सर लास्ट में आपके सारे लोग क्या कर सकते हैं सर वास्तु के जरिए अपने एक्स को वापस लाने के लिए?
देखिए सर, अगर वो आपसे साउथ में रहता है तो दिक्कत है, और अगर आपसे नॉर्थ में है तो दोबारा वापसी के चांसेस बनते हैं। आप जहाँ भी सोते हैं, जिस कमरे में भी सोते हैं, नॉर्थ में उनकी फ़ोटो लगा दें, और अगर किसी को नहीं दिखानी तो उल्टी करके लगा दें, उनकी फ़ोटो अपने नॉर्थ में लगाएं, तो उससे चांसेस बन जाएंगे। कितने परसेंट सर? डिपेंड करता है सर कि वो इनके रिलेशन कितने ख़राब हुए हैं, कितने नहीं। फ़र्क ज़रूर मिलेगा, 10% मिले, 20% मिले या 100% मिले, मिलेगा ज़रूर। तो बताइएगा वो लौट के आई कि नहीं आई। जी। ठीक है सर। राजेश कुमार वर्मा का सर सवाल है, कह रहे हैं कि सर प्लॉट मेरा पूर्वमुखी है, उत्तर कैसे खोलूं सर? उसका साइज 25x55 है। इन्होंने ये नहीं बताया कि उत्तर में है क्या। हाँ, ये ऐसा कुछ नहीं बताया, बस इन्होंने बताया कि मेरा प्लॉट पूर्वमुखी है। प्लॉट हाँ, प्लॉट मेरा जो है वो पूर्वमुखी है, उसका उत्तर बंद है, उत्तर ही खोलना चाहते हैं। साइज इन्होंने बता दिया 25x55। इन्होंने ये भी नहीं बताया ना कि वहां पे एक घर बना हुआ है या नहीं बना हुआ। ऐसा तो कुछ नहीं बताया सर, लेकिन कुछ आप अगर इसके हिसाब से आपका अगर बताना प्लॉट है तो आप उत्तर अपना खाली रख सकते हैं, आपके पास तो बहुत सारा ऑप्शन है। अपने नॉर्थ में कुछ ना बनाए, ओपन रखें, इतना ही बहुत है। और आप करके देखिए, अगर आपने ऐसा कर लिया तो मैं समझता हूँ जिंदगी में पैसे की कमी तो होगी नहीं। इतना ही कर लें, बहुत है जी। ठीक है सर। सुरेखा शर्मा है सर, कह रहे हैं कि प्रणाम, मैं आपका पॉडकास्ट बहुत सुनती हूँ, बहुत अच्छा लगता है गुरुजी। मैं किराए के घर में रहती हूँ, मेरे घर की एंट्री ईस्ट से है, दोनों रूम सामने में हैं और ईस्ट के आगे है, और किचन और वॉशरूम नॉर्थ दिशा में है। मैंने अभी 7-8 महीने पहले ही शिफ्ट किया है यहाँ, क्या ये सही है? देखिए, आप जहाँ तक आपके इस सवाल से पता लग रहा है कि आपका रूम जो है वो वेस्ट में है। आपने बताया कि ईस्ट फेसिंग है, ईस्ट में डोर है और उसके सामने आपका रूम है, तो वेस्ट में रूम है। आप वेस्ट के रूम में साउथ की वॉल पे आप अपना बेड लगाएं तो बाकी सब चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। आपके जैसे नॉर्थ में आप बता रहे हैं वॉशरूम है, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या बताया नॉर्थ में इन्होंने जी? जी, इन्होंने बताया है नॉर्थ की दिशा में किचन और वॉशरूम है। हाँ, तो आप वहाँ सोइए जहाँ मैं बता रहा हूँ, आप कमरे में साउथ में सोइए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है सर। रमेश तनवानी है, इनका मैसेज है सर कि सर कृपया बताएं, घर के दक्षिण दिशा में मेरा मंदिर है और किसी कारण से मैं उसमें बदलाव नहीं कर सकता हूँ, अब क्या हो पाएगा? बंद तो कर सकते हैं, दक्षिण में मंदिर बता रहे हैं ना जी। हाँ, तो पूजा बंद कर दें यार, हम्म कोई नहीं मारेगा इनको आके, कुछ नहीं होगा। और अगर इनको ये डर लगता है कि मेरे को पाप लगेगा, तो यार मैं बोल रहा हूँ ना, पाप मेरे ऊपर चढ़ेगा ना। मैं आपको, अगर मैं आपका कारण बन रहा हूँ तो पाप जो चढ़ेगा मुझे चढ़ेगा ना। आप बंद कर दो पूजा पाठ, मंदिर बंद कर दो, तस्वीरें कहीं दान कर दो, कहीं किसी मंदिर में दे आओ, आप बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। पर साउथ में से खतरनाक गेम नहीं हो सकती। आपका धन, मानसिक स्थिति, सारी स्थितियां घर की खराब हो जाएंगी। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि पाप होगा कि मैं मंदिर बंद कर दूं, पूजा बंद कर दूं, तो मेरा नाम डाल दो, मैं आपको मना कर दूं। जो पाप लगना होगा आप मेरे पास भेज देना अपना पाप। ठीक है। सर ये सवाल है उदय यादव का, कह रहे कि सर मेरे घर में दक्षिण पूर्व में वाटर टैंक है, इसका क्या कोई बैड इफेक्ट होगा? यस, आप देख सकते हैं, आपके यहाँ हो सकता है कोई एक्सीडेंटल पोजीशन बनती है, अगर आप ज़्यादा टाइम से रह रहे हैं तो एक वो हो सकती है। और पुलिस से रिलेटेड आपके साथ कोई मिसहैप्स हो सकते हैं, तो इस तरीके की चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं, और धन का भी आपका नुकसान हो सकता है, तो ये गलत है। सर मोटिवेशनल व्लॉग से एक सवाल आया है, कह रहे हैं कि सर मेरे बच्चे की हाइट और वजन बढ़ाना है मुझे, तो कौन सी दिशा में मैं उसे सुलाऊं? और आंखों की रोशनी के लिए भी क्या कोई खास डायरेक्शन है कि सोने से आंखों की रोशनी वहां बढ़ जाएगी? देखिए, आप इन्हें ईस्ट में सुलाइए। बच्चा कितना बड़ा है ये आपने नहीं बताया। ये नहीं लिखा है सर। हाँ, तो फिर भी आप ईस्ट में सुलाइए, इन दोनों चीज़ों में फ़र्क पड़ेगा। उसके बॉडी के ऊपर चर्बी भी आएगी, मांस भी आएगा, और उनकी आंखों में, आइज़ में भी उनके में फ़र्क पड़ेगा। और हो सकता है आपका जो ईस्ट है वो बंद हो, इस वजह से आपको ये प्रॉब्लम आ रही हो। तो अगर ऐसा है तो आप देखिए कैसे उसको खुला कर सकते हैं, आप ईस्ट में सुलाइए उसे। तो सर सोने भर से क्या शारीरिक दिक्कतें भी दूर हो जाती हैं? आंखों की रोशनी, हाइट, वजन सब होती ही सोने से है। जब दिक्कत होती सोने से है तो सोने से ही ठीक होगी।
जो दिक्कत अगर ऐसी हो रही है वो सोने से हो रही है। सर इनको तो वैसे वजन बढ़ाना है, लेकिन घटाना हो तो क्या करें? घटाना हो तो नॉर्थ में सोएं। नॉर्थ में आपका सिर? हाँ, नहीं, नॉर्थ में पैर। अच्छा। देखिए, जोन होते हैं। पहले आप मान लीजिए इसके टुकड़े कर लीजिए, आपके जहां भी आपका घर है, जोन बन गए। आपने जिस भी जोन में सोना है, अब नॉर्थ जोन होगा उसके अंदर ईस्ट जोन होगा, उसमें साउथ जोन होगा। अब डिपेंड करता है आपकी एज पे, आप किस एज के हैं कि आपका वजन बढ़ रहा है। अगर आप बड़ी एज के हैं और वजन बढ़ रहा है तो आप साउथ में सोएंगे, और अगर आप छोटी एज के हैं और वजन बढ़ रहा है तो आप नॉर्थ में सोएंगे। पर सोएंगे सदर्न जोन में। वहीं आप कमरे के भी, इसे पंचीकरण का सिद्धांत बोलते हैं। अच्छा। वहीं कमरे में जोन बन जाएंगे तो आप साउथ जोन में सोएंगे। तो इस तरीके से ये तरीका होता है। तो खुद ना बने उस्ताद, कभी बुला भी ले और पूछ भी ले। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। कहीं खुद ही कुछ निकाल लिया उल्टा सीधा, फिर नुकसान हो जाएगा सर। ऐसी दिक्कतें आती हैं हमारे सामने, ऐसी दिक्कतें आती हैं। ठीक है सर। सर ये विश्वजीत है, इनका एक सवाल है। ये हालांकि पूछना चाहते हैं, कह रहे मेरा घर जो है दक्षिण मुखी है, उत्तर पूर्व में पूजा कक्ष है, दक्षिण पूर्व में किचन है, दक्षिण पश्चिम में मेरा और मेरी पत्नी का कमरा है, उत्तर पश्चिम में मेरी माँ का कमरा है, और पश्चिम दिशा में शौचालय और सीढ़ी है। सबसे पहले तो अपनी माँ को वहां से निकालो, वो मानसिक स्थिति उनकी खराब हो जाएगी, और दूसरी आपकी मिसिस की मानसिक स्थिति खराब हो जाएगी। तो इन दोनों को वहां से निकालो। आपके साथ आपकी मिसिस को उस जोन में नहीं सोना चाहिए, टेंशन में रहेंगी, तनाव में रहेंगी हमेशा। और आपकी मदर बीमारियों का सामना कर रही हैं, बहुत बीमारियां उन्हें लग चुकी हैं, दवाइयों के बिना वो चल नहीं पाती। इन दोनों को ईस्ट में लेके आओ, किसी भी कमरे के ईस्ट में इनको सुलाओ तो ये ठीक हो जाएंगे। बुजुर्गों के कमरे की खास डायरेक्शन होती है सर? हाँ जी, पर नॉर्थ वेस्ट तो किसी के लिए भी ठीक नहीं है। अच्छा। हाँ, वो किसी के लिए भी ठीक नहीं। ठीक है सर। कुसुमलता सिंह है सर, कह रही हैं कि साउथ ईस्ट का प्लॉट कैसा होता है? अब साउथ ईस्ट का किससे साउथ ईस्ट, उसे फेसिंग बोल रही हैं, ये क्या बोल रही हैं? अगर वैसे माने साउथ ईस्ट फेसिंग कोई बुरी नहीं होती, बहुत बढ़िया मैनेज हो जाता है साउथ ईस्ट पे। तो कोई भी प्लॉट, कोई भी डायरेक्शन का प्लॉट हो, खराब नहीं होता। तो अगर साउथ वेस्ट का है डायरेक्शन है तो थोड़ा सा हमें मैनेज करने में दिक्कत आती है, पर वो भी मैनेज हो जाता है। अच्छा, हाँ, ठीक है सर। विपुल अग्रवाल हैं, कह रहे हैं कि उत्तर और पश्चिम अगर घर का खुला है तो क्या ये सही कंडीशन है? बहुत ज़्यादा खराब नहीं है। तो उसमें अगर सही तरीके से बनाया जाए तो ये अच्छा हाउस बन सकता है। बहुत ज़्यादा खराब पोजीशन नहीं है। पर हाँ, क्योंकि पश्चिम ओपन है, थोड़ी सी पैसे से रिलेटेड समस्याएं आ सकती हैं। वेस्ट होगा पैसा, अनाप शनाप खर्चे होंगे, तो ये दिक्कतें वहाँ आ सकती हैं। सर ये दोनों कंडीशन क्या एक साथ हो सकती हैं कि घर में पैसा भी आ रहा हो और अनाप शनाप खर्चा भी हो रहा हो? वही होगा, ये पोजीशन वही है। पैसा आएगा तो सही, हाँ, जाएगा भी उसी स्पीड से, तो ये वही स्थिति है। तो सेविंग कहाँ नहीं हो पाती सर? कौन से घरों में सेविंग नहीं हो पाती है? भाई जिनका नॉर्थ बंद होता है उनमें सेविंग नहीं हो पाती। साउथ वेस्ट खुला हो, सेविंग तो छोड़ दीजिए, कर्जे दुनिया भर के चढ़ जाते हैं। अच्छा। हाँ, आप जी नहीं पाएंगे ना। हाँ, तो रोज कोई ना कोई तलवार लटकी मिलेगी आपको। तो क्या सेविंग करेंगे आप? आपको रोज कर्जा ले लेके तो अपना गुजारा करना पड़ रहा है, सेविंग किस बात की? तो सर खराब वास्तु से जीने मरने तक की स्थिति आ जाती है? मतलब सर सब कुछ होता है इसी वजह से होता है। जितने सुसाइड होते हैं, कुछ भी होता है, खराब वास्तु की वजह से होते हैं। अदरवाइज कोई ना कोई रास्ता आपको मिल जाता है। स्थितियां हर एक की खराब आती हैं, टाइम हर एक के ऊपर खराब आता है। मरता कौन है? जिसका वास्तु खराब होता है। तो इसलिए सर वास्तु अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। जी ठीक है सर। सर एक सवाल है, ये हैं, इनका नाम है पंडित्रा ब्रदुल। कह रहे हैं सर मेरे घर पर उत्तर में आंगन है, 15 फीट चौड़ा बाय 20 फीट लंबा। उसके पीछे दूसरे का घर है और मुख्य दूसरी मंजिल पर रहता हूं मैं, दूसरी मंजिल पर रहता हूं, उनका कहना है। नीचे छोटा भाई पूर्व में रहता है। पड़ोस का जो आंगन है वो 15 फीट बाय 15 फीट का है, और मेरा जो अपना घर है वो दक्षिण मुखी है और गेट दक्षिण पश्चिम में है। प्रवेश द्वार के पास सीढ़ियां पश्चिम मुखी हैं।
ये कंडीशन कैसी है मेरे घर की? सुखद दुखद नॉर्मल सी है, हम्म दोनों ही चीज़ें मिल रही हैं यहाँ। तो इन्हें इतना करना चाहिए कि अपने जो मेन डोर है हम्म उसके चाहे अंदर या बाहर एक दीवार बना दें जिसमें सीधा डायरेक्ट आदमी अंदर ना आए, घूम के उस दीवार के आगे पीछे से होके अंदर पहुंचे। तो कर ले तो सेफ्टी हो जाएगी। तो सर मैंने ये देखा है कि जो इंडिविजुअल हाउसेस होते हैं वहां उपाय करना ज्यादा आसान है बनिस्बत फ्लैट के। वो तो है ही, फ्लैट में तो आप नहीं कर नहीं सकते कर इतनी सकते चीजें, आप। फंस गए तो फंस गए। हाँ, तो कोशिश ये की जाए कि प्लॉट लेके घर बनाया जाए। दोनों चीज़ों के अलग अलग फायदे हैं। वहाँ पे आपको सिक्योरिटी मिलती है, वहाँ पे आपको सिस्टम मिलता है। अब वो चीज़ें अपने इंडिविजुअल हाउस में पैदा नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, ये तो बात आपके है। अगर वहाँ इलेक्ट्रिसिटी का बैकअप है आपके पास तो है, आप इंडिविजुअल हाउस में नहीं कर सकते। इतना बड़ा जनरेटर लगाओ, उसे मेंटेन करो, ये करो वो करो, तो बाकी एम्यूनिटीज भी हैं। हाँ तो दिखते हैं। ठीक है सर, अनंत यादव है, इनका कहना है कि मेरा जो मकान है वो पूर्व दिशा की ओर है लेकिन दक्षिण पूर्व में सेप्टिक टैंक है। अब हमारे यहाँ सीवरेज पाइप लग गई है, सेप्टिक टैंक की अब जरूरत हमको नहीं है। सेप्टिक टैंक को बंद करना चाहते हैं, कैसे बंद करें कि उसका नकारात्मक प्रभाव खत्म हो जाए और उसकी सफाई कर मिट्टी डाल दें या फिर कोई और तरीका? सर मेरे सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। आप सेप्टिक टैंक को पहले तो साफ करवाएं, उसकी सफाई करवा के उसके अंदर रेत भरे, सैंड भरे, मिट्टी नहीं। मिट्टी में क्या होता है, मिट्टी के अंदर कहीं ना कहीं वो कैविटी रह जाती है, बीच बीच में मिट्टी आ गई, कोई कंकड़ आ गया, वो दोनों के बीच में कैविटी रह गई। तो रेत में ये गुंजाइश कम होती है। आप वहाँ सीधा रेत डालें, रेत भर दें बनिस्बत इसके कि वहाँ मिट्टी डालें और उसे बंद कर दें। बाकी कोई ऐसी और तरीका नहीं है कि उसमें कोई खास तरीका अपनाना पड़ता हो, यही बहुत है। और सर उसे बंद ना करे तो? कौन सी डायरेक्शन बताइए? सर इन्होंने जो बताई थी डायरेक्शन, इन्होंने कहा मेरा दक्षिण पूर्व में सेप्टिक टैंक है। बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। सर कोमल धोत हैं, ये कह रहे हैं कि सर घर का वेस्ट खुला हुआ है, वास्तु के हिसाब से कोई टिप दें ताकि स्थिति बेहतर हो जाए। हरियाणा सिरसा से मैसेज है। देखिए, नॉर्थ ओपन होना अपने आप में महत्वपूर्ण है। अगर वेस्ट खुला हुआ है और नॉर्थ भी ओपन है तो इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है, और अगर साउथ बंद है फिर भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर वेस्ट खुला हुआ है, और वेस्ट कितना खुला हुआ है, सामने वेस्ट में कोई मकान है, उसके पीछे भी ओपन है, क्या है, तो वो स्थिति थोड़ी सी क्लियर हो जाती तो ज़्यादा बेहतर हम बता पाते। रेणु का सवाल है सर, रेणु कह रही है कि महेश जी ज्योतिषी कहते हैं कि मेरा बुध ग्रह अस्त है और चंद्रमा 5 ग्रीक के परिश्रम भाव में है, इसलिए मैं ट्रेडिंग कर रही हूँ और मैं अपना कोई दूसरा करियर नहीं बना सकती क्योंकि मेरे पास ट्रेडिंग के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है, क्योंकि मैं एक हाउस वाइफ हूँ, 45 प्लस मेरी उम्र है, मेरे जो आर्थिक स्थिति है वो भी बहुत अच्छी नहीं है। क्या कुछ हो सकता है? वास्तु इसमें क्या कर सकता है? मुझ पर शनि की महादशा भी है 2014 से। देखिए, एक तो ये जो शनि की महादशा है ना, तो ये इसको भूल जाइए। आपका बुध अस्त है, उसको भूल जाइए। पहले तो सारी नेगेटिविटी अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अगर आपको पॉजिटिव होना है, कुछ जिंदगी में करना है, ये सब चीज़ें दिमाग से निकाल दीजिए। उसके बाद अपना वास्तु सुधारिए। हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होती है हमारे पास दशा, जो इन्होंने बोला कि शनि की दशा चल रही है, एक होता है हमारे पास गोचर। दशा इतनी प्रभावी नहीं है, मेरा जो अनुभव रहा है, जितना गोचर प्रभावी है। अच्छा, आपने एक स्टोरी सुनी होगी, ट्विन टावर, सुपरटेक, वो तोड़ दिए गए, गिरा दिए गए। उसने लैंड ली 2004 में, सुपरटेक ने 2004 में लैंड ली। 2004 एस इनिशियल का गोल्डन पीरियड था। 2004, 5, 6 इसका गोल्डन पीरियड था। 2005, 7, 8, 9 आया थोड़ा सा। मैं गोचर बता रहा हूं, यहां दशा काम नहीं कर रही। देखिए कितना बड़ा उदाहरण है हमारे पास। 5, 7, 8, 9 आया। 9 में इसने उसमें काम शुरू कर दिया। 9 में कब किया इसने? दिसंबर में काम शुरू किया, शायद दिसंबर ही था। तब क्या हुआ, शनि आ गया कन्या राशि में और कुंभ राशि के लिए खराब समय शुरू हो गया। उस टाइम पे इसने काम शुरू कर दिया। अब तब से ही 2010 से ही इसमें उलझने शुरू हो गई। जो इनके और इसका जो प्रोजेक्ट था, उसके प्रोजेक्ट के लोगों ने इनके अगेंस्ट
कंप्लेंट करनी शुरू कर दी हम्म, कि इतने बड़े टावर यहाँ पे नहीं बनेंगे। और वो धीरे धीरे कोर्ट में चले गए, इसमें चले गए, उसमें चले गए। इन्होंने फिर भी जो जितना कर सकते थे इन्होंने खड़ा किया। अब क्या हुआ, 2020 कुंभ राशि के लिए साढ़सती शुरू होती है। गोचर में शनि आ जाता है मकर राशि के अंदर, और वर्स्ट पीरियड कुंभ राशि का शुरू हो जाता है। 2021 से कोर्ट जो है उनके अगेंस्ट ऑर्डर करने शुरू कर देती है, सुपर टैक के जी। और क्या होता है, 2022 अगस्त में, शायद 8 अगस्त 2022 को वो ट्विन टावर को ध्वस्त कर दिया जाता है। तो यहां स्थिति कहां रही, वो दशा कहां गई जिसकी दशा वाले बात करते हैं कि जी दशा ये चल रही है, दशा वो चल रही है। सारा गेम किसका था, गोचर का। जब प्लेनेट हमारे, अब दशा की कैलकुलेशन हम किससे करते हैं, नक्षत्र से, और हमारे जो प्लैनेट्स घूम रहे हैं तो हमें साफ दिख रहा है ना, आज इस राशि में, आज इस राशि में, आज इस राशि में। तो इसलिए जो दशा है हम इनके ऊपर काम नहीं करते, इन दशा को हम नगण्य मानते हैं कि जब दशा का कॉन्सेप्ट जो है ये ज्यादा काम नहीं करता बनिस्बत इसके के गोचर के। ठीक है। तो गोचर काम करता है, तो इसलिए इनको घबराना नहीं चाहिए। सब दिमाग से निकाल दें, अपना वॉश कर दें दिमाग, और अपना वास्तु ठीक करें। अपना जो भी ट्रेडिंग करनी है, कुछ भी करना है, नॉर्थ में बैठ के करें। ठीक है सर। सर प्रेमलता हैं तो नोएडा से लिखती हैं, और पहले भी उन्होंने हमें संदेश भेजा था जी। प्रेमलता कह रही हैं कि सर आप लोगों ने मेरा अनुरोध स्वीकार किया, इसके लिए मैं आभारी हूँ। और इन्होंने बताया कि मेरे पति की जो मृत्यु है वो कोरोना काल में हो गई थी, बस तब से उनकी यादों को सहेज रही हूँ और जी रही हूँ। आपकी आवाज़ को सुना तो फिर आंसू निकल गए। एक फरमाइश उन्होंने और की और कह रही है कि दिल्ली आके मैं आपसे ज़रूर एक बार मिलूंगी, लेकिन एक अनुरोध है, लग जा गले कि फिर से ये मुलाकात हो ना हो। अगर आप गा पाएं इनके लिए। पास आइए कि हम नहीं आएंगे बार बार, बाहें गले में डाल के हम रोले जार जार, आँखों में फिर ये प्यार की बरसात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जा गले हर शुक्रवार को लोग गले लगने के लिए तैयार हैं सर, और कमेंट सेक्शन में बता रहे हैं कि आप उनके दिल के बहुत नज़दीक है। बहुत शुक्रिया सर, आप समय निकालते हैं और हर शुक्रवार हम और आप मिलते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। तो आज के इस पॉडकास्ट को यहीं समेटना है, और उम्मीद कर रहा हूं कि आपके दिल तक आज कही गई सारी बातें पहुंची हैं। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ये सब आप जानते हैं और याद रखना है। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। अगले शुक्रवार फिर मुलाकात वास्तु ग्लोबल के शानदार पॉडकास्ट में। कमेंट सेक्शन में आपके सवालों का इंतजार रहेगा।